हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, मिशन राजस्थान एपीओ के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आर्म्स एक्ट 1959 के तहत जो पार्ट 4 में दिए हुए पावर्स एंड प्रोसीजर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को बनाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, क्योंकि हम मिशन राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया है, समर्थ हाइस एंड जुडिशरी वो माइनर लॉज की तैयारी आप सबको करवा रहा है क्वेश्चंस के साथ, बेयर एक्ट के प्रोविजंस के साथ। तो आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और अपना प्यार इस चैनल को जितना दीजिएगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए एफर्ट्स करने में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सबको दिया था लास्ट वीडियो में, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अंडर सेक्शन 17 ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959 किस अथॉरिटी के पास पावर है रिवोकेशन और सस्पेंशन को लेकर के। आप सबको मैंने पहले ही बताया था कि वेरिएशन का पावर सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास है, पर रिवोकेशन और सस्पेंशन का पावर 5 बॉडीज के पास, इसमें से 3 बॉडीज यहाँ पे दे रखे हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 बॉडीज हैं मैंने आप सबके साथ डिटेल में डिस्कस किया अंडर सेक्शन 17 को, देखिएगा आप लोग लास्ट वीडियो को जाकर के ध्यान से और समझिए, तैयारी करिए बहुत बढ़िया तरीके से, इतनी हड़बड़ में करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़िए, आराम से करिए। बहुत टाइम है, जुलाई में पेपर है, तब तक तैयारी को और अच्छा बनाइए, स्मूथ बनाइए। क्वेश्चंस में जो आपको कराने वाला हूं 1500 उसकी तैयारी अभी कर लीजिए, क्वेश्चंस लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे अपन जल्दी ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जनरल टर्म्स में बताओ भाई टाइम पीरियड कितना होता है जिसके लिए आर्म्स एक्ट के तहत आपको एक बार के लिए लाइसेंस ग्रांट की जाती है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, चैप्टर 4 में बात करेंगे पावर्स एंड प्रोसीजर जो दे रखा है आर्म्स एक्ट के तहत। सेक्शन 19 कहता है पावर्स टू डिमांड प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस। मैंने तुम्हें लाइसेंस दिया, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस दे दिया, तो कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत इंपावर्ड है वो आपसे डिमांड कर सकता है कि जिस भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए तुम्हें लाइसेंस दिया गया था ना, कैरी करने के लिए बेसिकली या परचेज के लिए, वो लाइसेंस तुम मुझे दिखाओ। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के तहत। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2, मान लो जैसे मैं तुमसे सिंपली कहूं कि मेरे पास लाइसेंस है किसी भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का और मैं उसको लेके कैरी करके कहीं जा रहा हूं, तो कोई भी पुलिस ऑफिशियल मुझसे उस पर्टिकुलर आर्म्स एंड एम्यूनिशन का लाइसेंस मांग सकती है जो इस पर्टिकुलर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के तहत बोली गई है। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जिससे लाइसेंस डिमांड करी गई है वो रिफ्यूज करता है या फेल करता है, वो लाइसेंस नहीं दिखा पाता है, तो कोई भी आप पुलिस ऑफिशियल बिना लाइसेंस के अगर आपको पकड़ता है तो वो आपका नाम और पता लिख सकता है, और अगर जरूरत पड़े, उसको लगता है कि अगर आप कैरी कर रहे हो, तो वो आपसे सीज भी कर सकता है। तो सीजर की बात सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 में की गई है, लेकिन सीज करेगा कौन? क्या कोई मजिस्ट्रेट करेगा? नहीं। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 कहता है कोई भी पुलिस ऑफिशियल जो है वो सीज कर सकता है वो आर्म्स को या एम्यूनिशन को जो आप कैरी कर रहे हो, और आपसे लाइसेंस मांगने पे अगर आप रिफ्यूज करते हो या फेल हो जाते हो तो वो सीज कर सकता है सेक्शन 19 के तहत। मान लो एग्जाम में सिंपली पूछ दे, सेक्शन 19 ऑफ द आर्म्स एक्ट 1959 किसके पास अथॉरिटी है कि वो आपके लाइसेंस को क्या कर सकता है, सॉरी, वो आपके आर्म्स एंड एम्यूनिशन को सीज कर सकता है। आंसर क्या लिखिएगा? पुलिस ऑफिशियल, एनी पुलिस ऑफिशियल, कोई पर्टिकुलर रैंक नहीं दे रखा है, या मजिस्ट्रेट मत लगा देना आंसर में, एनी पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 19 ऑफ द आर्म्स एक्ट। सेक्शन सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आप रिफ्यूज कर जाते हो नाम एड्रेस देने में, तो आपको अरेस्ट भी कर सकता है बिना वारंट के। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब सेक्शन 19 आपको, ये बेसिकली सेक्शन 19 किसके डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, किसके डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर रहा है? पुलिस ऑफिशियल्स के। किस रेस्पेक्ट में? सीजर ऑफ द आर्म्स। अगर आप कैरी कर रहे हो और अगर अपना नाम और पता नहीं बताते हो तो आपको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। तो सेक्शन 19(1), 19(2), 19(3) तीनों चीजों को पढ़ा दिया, आपको ध्यान रखना। सेक्शन 20 कहता है कि अरेस्ट ऑफ पर्संस कन्वेइंग आर्म्स, देखिए कन्वेइंग इज अ वेरी वेग टर्म, कन्वेइंग आर्म्स ETC अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अब सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, फैक्ट के बेसिस पे बोलेंगे कि ये सस्पिशियस था। कहता है कि कोई भी पर्सन अगर फाउंड किया जाता है, मिलता है या पाया जाता है कैरिंग और कन्वेइंग एनी आर्म्स और एम्यूनिशन वेदर कवर्ड बाय ए लाइसेंस और नॉट, चाहे लाइसेंस हो या नहीं हो, पर इस तरीके से कि किसी को जस्ट ग्राउंड ऑफ सस्पिशन मिल सकता है कि यार इसके पास जो आर्म्स है ना, मान लो ट्रेन में आप ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास लाइसेंस हो या नहीं हो, पर किसी को अगर ये लग गया ना ये ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, थोड़ा सस्पिशियस एक्टिविटी आप कर रहे हो, या किसी से फोन पे बात कर रहे हो कि आज चलो उसको गोली मार देंगे, मैं ट्रेन में ही हूँ, वो भी इसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, तो एक सस्पिशियस ग्राउंड बनता है, चाहे आपके पास लाइसेंस हो या नहीं हो। तो सेक्शन 20 इसी चीज की बात करता है कि हम अरेस्ट कर सकते हैं वैसे पर्संस को जो कन्वे कर रहे हैं आर्म्स को अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। किसके द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है? कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, या कोई भी पर्सन जो इंप्लॉयड है या वर्किंग है रेलवे में, रेलवे पे या एयरक्राफ्ट की मैं बात करूं, वेसल की बात करूं, व्हीकल की बात करूं, या फिर एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस, अरेस्ट कर सकता है आपको बिना वारंट के। तो सेक्शन 20 थोड़ा ब्रॉड है,
बट सर्कमस्टांसेस होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 19 तो सिंपली कहता है अगर आप कैरी कर रहे हो तो आपसे कभी भी मांग सकते हैं। अगर आपको वो राजनीति मूवी का सीन याद हो जहां पे जब गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में चेक किया जाता है तो वहां पे डायरेक्ट ऑर्डर देता है एसपी, भाई सबका आर्म्स चेक करो। कैसे दे दिया उसने? वो कैरी कर रहे थे तो उसने मांग दिया। पर क्या वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस था? तो नहीं। सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में सेक्शन 20 अट्रैक्ट होगा, इस चीज को याद रखना है। और यहाँ पे ब्रॉड है, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, मजिस्ट्रेट है, कोई भी पर्सन है जो ऑथोराइज्ड है इस एक्ट के तहत, या कोई भी रेलवे में काम कर रहा है, व्हीकल में, या फिर एयरक्राफ्ट में काम कर रहा है, जैसे इन सबके पास पावर है। सेक्शन 21 कहता है डिपोजिट ऑफ आर्म्स इट इज योन पोजेशन सीजिंग टू बी लॉफुल। अगर उसका पोजेशन रखने का अधिकार आपने खो दिया तो उस आर्म्स को डिपोजिट करना पड़ेगा। कैसे कैसे आप खो सकते हो पोजेशन का अधिकार? एक्सपायर हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस, मान लो 2 साल के लिए था या 3 साल के लिए था, वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद आपके पास लॉफुल नहीं है कि आप उसको परचेज करोगे। दूसरा, या फिर सस्पेंशन या रिवोकेशन हो गई सेक्शन 17 के तहत, या फिर कोई नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 हो गया, जैसे सेक्शन 4 में मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्म्स कैरी नहीं कर सकते स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में आप, तो या फिर किसी भी रीजन से, अगर इन चारों रीजन से आपका पोजेशन ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन अनलॉफुल हो गया तो आप नहीं कर सकते। तो करना क्या है? अगर हम उसको पोजेस नहीं कर सकते, अपने घर में नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे? आपको बिना अननेसेसरी डिले के डिपॉजिट करना पड़ेगा आर्म्स एम्यूनिशन को। किसके लिए? मतलब कहां जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा? मैंने आपको पहले पढ़ा है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और उसके अलावा कोई डीलर, लाइसेंस डीलर, या कोई भी ऐसा पर्सन आर्म्ड फोर्सेज में है तो वो अपनी यूनिट आर्मरी को जाकर के क्या करेगा, वो पर्टिकुलर आर्म्स एंड एम्यूनिशन क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है सेक्शन 21 के तहत कि यूनिट आर्मरी में कौन आएगा, इंक्लूड्स एन आर्मरी इन अ शिप और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेवी। ये दोनों चीजें पता रखनी है। इंक्लूडिंग वाली जो पर्टिकुलर लाइनें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूनिट आर्मरी में क्या आएगा? आर्मरी इन अ शिप और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेवी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड दे देगा तो आप यहाँ पे नहीं लगाओगे ना, इंडियन नेवी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर आपने डिपॉजिट कर दिया सबसेक्शन 1 के तहत और आपकी डिपोजिशन के बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके, उसके पास क्या क्या पावर है, वो जाकर के बैक रिसीव कर सकता है, यार सर की टाइम पीरियड, वो सारी बातें आप बताने के बाद आप उस चीज को रिसीव बैक कर सकते हो आर्म्स एंड एम्यूनिशन को, या फिर आपकी अथॉरिटी से उसको डिस्पोज किया जा सकता है, या फिर आप ऑथोराइज कर सकते हो डिस्पोजल को लेकर के कि सर इसको डिस्पोज कर दो और जो पैसे निकल के आ रहे हैं पोजीशन के, और मतलब ये क्या ना प्रोसीड, वो मुझे आप दे दो। प्रोवाइजो कहता है कि सब सेक्शन में कोई भी पावर शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज द रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ एनीथिंग जिसका कन्फिस्केशन सेक्शन 32 के तहत आपको ऑर्डर किया गया। सेक्शन 32 कन्विक्शन से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर आपको कन्विक्ट कर दिया गया है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर नहीं कि जाकर के वो कहेगा कि सर बेच के पैसे हमें दे दो, या फिर आप जाकर के वो रिसीव बैक कर सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पर्टिकुलर एक्ट के तहत लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पावर की बात की गई है, किस सेक्शन के तहत? तो सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 आपको याद रखना है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 डिपोजिट ऑफ आर्म्स, जिसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पावर्स के बारे में बात की गई है कि आप जाकर के रिसीव बैक या प्रोसीड्स मांग सकते हो जाकर के। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 कहता है कि जितने भी थिंग्स डिपोजिट या नॉट रिसीव्ड बैक ऑफ डिस्पोजल और अंडर सबसेक्शन 2 उसको फॉरफिट किया जा सकता है गवर्नमेंट को बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन पूछते हैं कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 के तहत किसके अथॉरिटी से या किसके ऑर्डर के बाद से अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अंडर सबसेक्शन 2 नहीं लेता है जाकर के, वो रिसीव बैक नहीं करता या फिर डिस्पोजल के बाद वो पैसा नहीं लेता है, प्रोसीड नहीं लेता है, तो सारा पेमेंट गवर्नमेंट को चला जाएगा या वो सारा आर्म्स गवर्नमेंट को फॉरफिट कर दी जाएगी। किसका ऑर्डर से? तो आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आपको डेफिनेशन मैंने पढ़ा रखा है, आपको याद हो तो ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा रखी पहले। प्रोवाइजो कहता है कि अगर सस्पेंशन और रिवोकेशन होगी लाइसेंस की, तो जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन या रिवोकेशन है उसमें फॉरफीटर का आप क्या नहीं कर सकते, फॉरफीचर का मैं बेसिकली कहूं तो ऑर्डर नहीं दे सकते। भाई सस्पेंड हुआ है, रिवोक हुआ है, हो सकता है बाद में सस्पेंशन हट जाए, तो तुम बेच कैसे दिए मेरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तुमने गवर्नमेंट को कैसे फॉरफिट कर दिया? ये सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 के तहत प्रोवाइजो में एक तरीके से सेविंग क्लाउज माना जाता है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 4 कहता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर देने से पहले सबसेक्शन 3 डीएम क्या करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उस बंदे को बोलेगा कि तुम बताओ क्यों नहीं हम इसको फॉरफिट करें। तो मतलब विद इन 30 दिन के अंदर आपको एक नोटिस भेजी जाएगी, 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या रीजन है। सो कॉज नोटिस आएगी आपके पास कि क्यों हम आपके इस आर्म्स एंड एम्यूनिशन को फॉरफिट ना करें गवर्नमेंट को। तो 30 डेज टाइम पीरियड होता है आप सबके पास, आप सबको उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके बाद वो फॉरफिट हो जाती है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 कहता है आफ्टर कंसीडरिंग द काउज इफ एनी सोन बाय द डिपोजिटर और एज में बी द केस
लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 कहता है गवर्नमेंट कभी भी रिटर्न कर सकता है डिपॉजिटर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो भी पैसा या जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन उसके पास आता है या फिर जो भी प्रोसीड ऑफ द डिस्पोजल है देयरफॉर होली और इन पार्ट वो उसको रिटर्न किया जा सकता है। अगर आप जाके रीजंस बताते हो कि क्यों 30 दिन में आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया या क्या कारण था, तो जो भी पैसा आता है उसका पैसा आपको डिपॉजिटर को या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट जो है वो कभी भी दे सकती है। तो सेक्शन 21 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पावर्स के बारे में बात करी गई है, ये बात आप सबको पता होनी चाहिए और डीएम के ऑर्डर के बाद ही फॉरफिट होती है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ये भी पता होना चाहिए। सेक्शन 22 देखेंगे सर्च एंड सीजर बाय मजिस्ट्रेट। अभी तक हमने मजिस्ट्रेट के सर्च एंड सीजर की बात नहीं करी थी। सर्च एंड सीजर बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कोई भी रैंक का हो सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास, वो जा करके उसके पास रीजन है बिलीव का, तो वो क्या कर सकता है दैट एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिसडिक्शन हैज इन हिज पोजेशन एनी आर्म्स और एम्यूनिशन फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 कहता है कि कभी भी किसी मजिस्ट्रेट को रीजन ऑफ बिलीव है, रीजन टू बिलीव है कि कोई भी पर्सन जो उसके जुरिसडिक्शन में रह रहा है उसके पास एक ऐसा आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जो अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर उसको ये लगता है मजिस्ट्रेट को कि मैं उसके पास आर्म्स एम्यूनिशन नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने छोड़ा तो क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा पब्लिक पीस और सेफ्टी को। तो क्या कर सकता है ऐसी बातों पे मजिस्ट्रेट आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन फॉर हिज बिलीफ एक सर्च ऑर्डर कर सकता है उसके हाउस में या प्रेमिसेज में या जहां पे भी उसको लगता है कि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल सकता है, तो सर्च के लिए पावर दे सकता है। किसके पास दिया हुआ है? सेक्शन 22 में मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन सेक्शन 22 सबसेक्शन 2 भी कहता है कि जितना भी सर्च होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत वो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होगा या फिर कोई भी ऑफिसर जो इंपावर्ड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत सेक्शन 22 में बातें कही गई हैं। तो सेक्शन 22 किसके पावर के साथ बात करता है? मजिस्ट्रेट के पावर का। किस चीज का? सर्च एंड सीजर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन उसके ज्यूरिसडिक्शन में। दो कारणों में मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में, ए और बी। आगे कहता है सेक्शन 23 सर्च ऑफ वेसल्स व्हीकल्स फॉर आर्म्स ईटीसी। अगर किसी भी मजिस्ट्रेट को, किसी भी पब्लिक ऑफिसर पुलिस ऑफिसर को या कोई भी अदर ऑफिसर जो इंपावर्ड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके पास लगता है, उसके पास रीजन टू बिलीव है, तो वो सर्च एंड सीजर कर सकता है किसी भी वेसल पे, आर्म्स एंड व्हीकल को, किसी भी व्हीकल पे, किसी भी अदर मींस ऑफ कन्वेंस पे। बेसिकली सेक्शन 22 से ब्रॉड सेक्शन किसके पास है? सेक्शन 23 के तहत। लेकिन ये कह नहीं रहा कि उसके एरिया में होना चाहिए। हाउस एंड प्रेमिसेस का पावर नहीं दे रखा है यहाँ पे। किसी भी मींस ऑफ कन्वेंस की बात करता है यहाँ पे। कोई भी वेसल हो गया, कोई भी व्हीकल हो गया, मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं पुलिस ऑफिसर, मुझे लग रहा है कि उस पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज होने वाला है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं और सीज भी कर सकते हैं सेक्शन 23 के तहत। ठीक है ना। सेक्शन 24 देखिए, सीजर एंड डिटेंशन अंडर ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है तो सीजर एंड डिटेंशन हो सकता है किसी भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का। आपको बस इसमें याद कर रखना है किस सेक्शन में किसके बारे में बात करी गई है। मजिस्ट्रेट के बारे में सेक्शन 22 है, सेक्शन 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है। अब 1983 के कुछ अमेंडमेंट्स पढ़ लो आप, 24A 24B। इसमें क्या कहता है? प्रोहिबिशन एज टू पोजेशन ऑफ नोटिफाइड आर्म्स इन डिस्टर्ब्ड एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया का डेफिनेशन आपको सेक्शन 25 में मिलेगा, जो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है दैट देयर इज एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ट्रांक्विलिटी और इमिनेंट डेंजर ऑफ सच डिस्टर्बेंस। तीनों पॉइंट याद रखना। क्या क्या? एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस, ट्रांक्विलिटी या इमिनेंट डेंजर ऑफ सच डिस्टर्बेंस इन एनी एरिया एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेज इन्वॉल्विंग क्या? द यूज ऑफ आर्म्स इन सच एरिया। अगर उसको लगता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उन एरियाज को लिमिट कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है कि इस राज्य के या फिर इस एरिया के इस पर्टिकुलर एरियाज में हम क्या करेंगे? नोटिफाइड कर रहे हैं कि आप इस आर्म्स को पजेस नहीं कर सकते। मान लो जैसे कि हमने कह दिया कि दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया में आप एक आर्म जो है, मान लो कोई एक सर्टेन आर्म है ये, इसको आप पजेस नहीं कर सकते। हमने इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। इसमें एक और बातें की गई हैं, कुछ सेविंग क्लाउजेज हैं। अगर आपको याद हो सेक्शन 24 में आपको याद रखें एक और चीज क्या है कि सब सेक्शन 2 में कहा हुआ है कि एक बार में 90 दिन के लिए आप 90 डेज टाइम पीरियड होता है जिसके लिए आप नोटिफाई कर सकते हो ऐसा कुछ। पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ 90 दिन के लिए कर सकते हो, पर एक बार में 90 दिन के लिए ही कर सकते हो। आप सच पीरियड के लिए बढ़ा सकते हो, बार बार बढ़ा सकते हो, पर जितनी बार भी बढ़ाओगे वो 90 दिन के लिए ही होगा। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं कि एक बार आपने 90 दिन के लिए लगा दिया, मान लो, ठीक है, आपको फिर से बढ़ाना है तो एक बार में फिर से आप कितने दिन के लिए बढ़ा सकते हो? 90 डेज के लिए। पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 2 बार ही बढ़ा सकते हो, 3 बार ही बढ़ा सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। यू कैन एक्सटेंड दिस टाइम पीरियड टू एनी लिमिट, पर एक बार में 90 दिन के लिए ही बढ़ा सकते हो आप। सेक्शन 24A सबसेक्शन 2 में कहा हुआ है। इसमें एक और चीज क्या दिखा हुआ पढ़िए, सेक्शन 24A सबसेक्शन 4 में कहता है आर्म्स इंक्लूड व्हाट? एम्यूनिशन। इसमें नोटिफाइड आर्म्स लिखा हुआ है ना सिर्फ, तो ये आर्म्स मतलब एम्यूनिशन भी होगा। ये सेक्शन 24A सबसेक्शन 4A के तहत कहा हुआ है।
ठीक है, ये बात आप सबको पता होना चाहिए। आगे मैं देखता हूं सेक्शन 24B क्या कहता है। हमने सेक्शन 24A में पढ़ा पजेशन को लेकर के। सेक्शन 24B कहता है कैरिंग ऑफ नोटिफाइड आर्म्स इन और थ्रू पब्लिक प्लेसेज इन डिस्टर्ब्ड एरिया। एक तो हमने बोल दिया कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहां पजेस नहीं कर सकते, वहां पर रख ही नहीं सकते सेक्शन 24A के तहत। पर अगर आपने रखा हुआ है तो सेक्शन 24B के तहत हम ये कर सकते हैं कि आप उसको कैरी नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में। हमने पजेशन पे नहीं रोक लगाया है, हमने उसको कैरिंग ऑफ आर्म्स इन पब्लिक प्लेसेस को क्या कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है। तो सेक्शन 24B कहता है कि आपके पास हो, हमें उससे दिक्कत नहीं है, पर आप उसको पब्लिक में लेके नहीं जा सकते अगर डिस्टर्ब एरिया है तो। डिस्टर्ब एरिया का डेफिनेशन सेक्शन 25 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। सेक्शन 24B सब सेक्शन 4B में पब्लिक प्लेस का डेफिनेशन दिया हुआ है। 4A में तो वही सेम चीज दिया हुआ, आर्म्स इंक्लूड एमुनिशन। तो पब्लिक प्लेस मतलब एनी प्लेस इंटेंडेड फॉर यूज बाई और एक्सेसिबल टू द पब्लिक और एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक। ये पब्लिक प्लेस का डेफिनेशन दिया हुआ है किसमें, सेक्शन 24B सबसेक्शन 4B के तहत। एक दो चीज और याद रखिएगा, सेक्शन 24A सबसेक्शन 1B में एक ग्रेस पीरियड दिया हुआ है कि अगर आज हमने डेट ऑफ कमेंसमेंट बोल दिया कि आज से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पब्लिश हो गई कि भाई आज से वो एरिया डिस्टर्ब हो गया और आप परचेस नहीं कर सकते, तो आफ्टर 4 डेज 4 दिन के बाद से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो कमेंसमेंट क्या हो जाएगा 4 दिन के बाद। अगर आज सरकार ने लगा दिया कि आज से आप पजेस नहीं कर सकते, मतलब आज यानी कि आज के 4 दिन के बाद से आपका पजेशन क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। 4 डेज ग्रेस पीरियड दे रखा है सेक्शन 24A के तहत। सेक्शन 24B में 2 डेज का ग्रेस पीरियड दे रखा है। अगर आज हमने कह दिया कि आप कैरी नहीं कर सकते, यानी 2 दिन के बाद से आपके कैरिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो कुछ ग्रेस पीरियड दे रखा है। भाई एकदम से आप नहीं ना पोजीशन पे लगा सकते हो, 4 दिन में आप हटा लो वहां से। 2 दिन का हमने ग्रेस पीरियड दे रखा, आप 2 दिन में कैरी नहीं कर सकते, आप लेके जाओ। हो सकता है आप उस एरिया से कहीं और जाना चाहते हो तो आप चले जाओ, पर 2 डेज का ग्रेस पीरियड सेक्शन 24B में दे रखा है, 4 डेज का ग्रेस पीरियड सेक्शन 24A में दे रखा है। तो ये कुछ सेक्शंस थे, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रहा हूं, बता दो किस पर्टिकुलर सेक्शन में मजिस्ट्रेट के द्वारा सीजर एंड सर्च के बारे में बात करी गई है। सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24A। इसका आंसर आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 था। आगे बात करेंगे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज की, पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और समर्थ हाइस एंड जुडिशरी के साथ जुड़िए, अपना प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।